हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमास फिजिक्स में। माई सेल्फ विशांत शर्मा। तो आज हम लेकर के आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है एम्पियर सर्किट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रीवियस 3 लेक्चर्स हमने पढ़े, हमने देखे, पढ़े भी और देखे भी, सीधी सी बात है। हमने देखे और उसमें क्या देखा? उसमें देखा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होता है और कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, और हम कैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट शेप के लिए फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर एंड ऑल्सो एट इट्स एक्सिस। ये सारी चीजें हमने देखी। आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किट लॉ। तो इस सर्किट लॉ की जरूरत क्यों पड़ी हमें? सर्किट मतलब किसी सर्किट के अराउंड। इस सर्किट लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ी? जब बायो-सेवर्ट लॉ अच्छा खासा चल रहा था तो एम्पियर लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? एम्पियर साहब क्यों बीच में कूदे, टांग क्यों अड़ाई एम्पियर साहब ने? तो यही बातें हम पढ़ने वाले हैं, तो बने रहना मेरे साथ, हो सके तो साथ साथ नोट्स बनाते रहना। तो भाई मैं बताऊं अगर बात, तो हम बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में जानते हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ किस काम आता है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करने का काम आता है। लेकिन उसकी कुछ कमियां हैं। कमियां ये थी कि बायो-सेवर्ट लॉ हर एक डिवाइस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं ना, वो एक कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है वो, लेकिन भाई अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई करें कहीं भी और तब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करें तो वो एकदम ईजी हो जाती है और एकदम शॉर्ट वे में हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होकर के आ जाती है। तो ये इसका एक एडवांटेज है ओवर दी बायो-सेवर्ट लॉ। तो हुआ कुछ ऐसा कि एम्पियर साहब ने बताया कि अगर किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही हो तो उस पे उसके अराउंड प्रोड्यूस होने वाला जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई के इक्वल होता है। मतलब अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, मान लो कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सब जानते हैं। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। ये अंदर और ये बाहर, तो कैसे बनाते हैं? सर्कुलर लूप बनेगी, कुछ ऐसे बनती है सर्कुलर लूप। तो ये लूप, इस लूप के अराउंड जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस लूप के अराउंड जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी बी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी बी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी बी। समझ पा रहे हो ना? इसको अगर मैं इसे सेंटर मान लूँ तो, अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ तो देखो सब 90 डिग्री बैठेंगे। इसके अराउंड क्या हो जाएगी? ये बी, यहाँ से ये 90 डिग्री है ना। तो जो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोटल कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? इंटीग्रेशन करके। तो द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर को कैसे हो गई? सर आप तो बता रहे थे कि अंदर को है। देखो जैसे वायर है अंदर कोई, लेकिन हमारा समझने का तरीका अलग है। मैंने ये लूप 3D में बना दी, ये मान के चलो। जैसे देखो ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ को, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगा ना, ऐसे तो प्रोड्यूस होगा। तो मतलब क्या है? करंट ऊपर को फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ को, अंदर मतलब लूप के टेंजेंट। अब यहाँ आएगी तो फिर इधर को इस टेंजेंट, यहाँ आएगी तो इसके टेंजेंट, और यहाँ आएगी तो इसके टेंजेंट। तो लूप के टेंजेंट और उन सारी टेंजेंट के पॉइंट को, टेल पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो सर्कल ही तो मिलेगा हमें। मतलब अगर मैं इस वायर को ऐसे कर दूं तो देखो ये रहा सर्कल, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल यही होगा ना। तो अगर मैं करंट की बात करूँ, देखो करंट ऐसा आ रही है आपकी तरफ को, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये आया मेरी तरफ को। अब नीचे घूम करके फिर उधर को जाएगा, फिर ऊपर को जाएगा, फिर नीचे को आएगा। ऐसे वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई। इसकी हेल्प से हम कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ इसके एप्लीकेशन होंगे वो देख सकते हैं, क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ तो वहाँ फेल हो जाएगा ना। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? एम्पियर सर्किट लॉ। मान लो किसी डिवाइस में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, हमारे पास केवल एक ही मेथड था बायो-सेवर्ट लॉ का, लेकिन बायो-सेवर्ट लॉ एक लिमिटेड कंडीशन में यूज हो सकता है कि हर जगह उसे यूज कर दो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ हमें क्या बताया? एम्पियर साहब ने अपना एक यूजफुल लॉ दिया जिसकी हेल्प से हम मोस्टली डिवाइसेज में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी हम करके देखेंगे अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि हमने बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से भी सॉल्व किया था। अब देखो उसकी हेल्प से भी सॉल्व करेंगे। वहाँ बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से सॉल्व किया तो पूरा बोर्ड भर गया था ये, जिसमें आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये निकल के आया था। और जब हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की बात करते थे तो फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 रखते थे। तो कुल मिला के इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए निकल के आती थी इंटेंसिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या आती थी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2i अपॉन ए, ये निकल के आती थी बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा लेंथी पड़ जाता था। अब यही फॉर्मूला हम एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे देखो कितने शॉर्ट फॉर्म में आता है। तो स्टार्ट करते हैं
एम्पियर सर्किटल लॉ से, तो क्या लिखूँ मैं, एम्पियर्स सर्किटल, सर्किटल मतलब एक लूप टाइप की होती है, सर्किटल लॉ। तो एम्पियर साहब ने क्या बताया बच्चों, एम्पियर ने कहा इट स्टेट्स दैट क्या जी, क्या, एक वायर बनाओ पहले, ठीक, इस वायर के अराउंड इस वायर में करंट फ्लो करा दो, तो इसके अराउंड क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की लूप को पूरा बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बनाओ, 3D में बनानी पड़ेगी। तो कैसे, मान लो एक इमेजिनरी प्लेन मान लिया हमने, वो 3D में है, ऐसे कुछ एक प्लेन मान लिया इमेजिनरी, ठीक है बच्चों, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। चलो, ये करंट ऐसे थी, यहाँ से निकली और यहाँ जा रही है आई ऊपर की तरफ को। अब इसके अराउंड देखो कैसे करंट ऊपर को, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम करके आएगा, तो मतलब लूप बनेगी कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से एक लूप बन जाएगी, ये बनी लूप, ठीक है बच्चों। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लूप बन गई। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, मान लो r डिस्टेंस पर मान लो, तो एक छोटा सा पार्ट होता था dl, याद करो बायो से वर्ड लो dl मानते थे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस dl के अलोंग हो जाएगी, मतलब इसके टेंजेंट, ये छोटा सा पार्ट है ना, टेंजेंट की तरफ वर्क करेगा सर्कल के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड भी देखो कैसे जाएगा, ऐसे और ऐसे अंदर को, मतलब अंदर मतलब अगर लूप को मैं खड़ा कर दूं तो ऊपर को टेंजेंट इसके, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये वेक्टर b। ऐसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, सब जगह देख लो सेम ही रहेगा, ऐसे b। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कैसे रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में b, और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कैसे रहेगा b। तो अगर मैं इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, तो वही एम्पियर साहब ने बताया कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि टोटल निकालना है, ये अलग अलग पॉइंट है, अगर मुझे पूरे सर्कुलर लूप का राउंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत समझदार हो गए भाई तुम तो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड around the circular loop is equal to the mu naught times current। मतलब अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अच्छा, तो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप मतलब लूप बना दो भाई, क्लोज हो गई बस, क्लोज लूप बी वेक्टर क्वांटिटी है डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो ऐसे हम क्या पता लगा सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अराउंड द करंट कैरी कंडक्टर। तो भाई ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। अब ये आया कैसे है, ये कैसे निकल गया, वैसे देखो ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर साहब का स्टेटमेंट था। अब स्टेटमेंट होते हैं, जो लॉ होते हैं उनको कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने तिकड़म लगा के इसका प्रूफ किया है। अब प्रूफ कैसे किया है, देखो इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ के प्रूफ की बात करूँ, प्रूफ ऑफ ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ACL के प्रूफ की बात करूं तो देखो ACL के प्रूफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LHS साइड ले लो, RHS के इक्वल रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रूफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो टेकिंग LHS, जब LHS साइड लेंगे हम तो वो क्या है, इंटीग्रेशन B डॉट DL, वेक्टर B, ठीक। तो क्या करेंगे, B डॉट DL डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, B DL cos थीटा, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्यों है 0 डिग्री, क्योंकि DL और B दोनों एक ही डायरेक्शन में है, DL भी इसी डायरेक्शन में, DL किसके डायरेक्शन में होता है मैक्सिमम, करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर को और DL भी ऊपर को, तो कितना होगा, वेक्टर B, ठीक है। तो 0, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन B DL cos 0। अच्छा, तो V क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा B DL, ये निकल के आया हमारे पास, ठीक है। B कांस्टेंट है तो पता ही है, तो B ले लो बाहर, इंटीग्रेशन DL। अच्छा, अब ये B इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हुआ था, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, ये जो वायर है। और ये वायर कैसा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2i अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस कितनी ले रखी है यार, तो r, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वाई, ये होता है भाई। पुट कर दो वैल्यूज की इसमें, तो क्या हो जाएगा ये b इंटीग्रेशन dl, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r, और dl क्या है, dl सर्कमफेरेंस, किसका सर्कमफेरेंस, इसका कितना होता है 2 पाई r, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, r से r कैंसिल, ये मिलेगा हमें म्यू नॉट इंटू आई, हैंस LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमने एक तिकड़म लगा के इसका डेरिवेशन ड्राइव किया, किसका, एम्पेयर सर्कुटल लॉ को प्रूफ करके दिखाया कि भाई बिल्कुल सही बात कही है एम्पेयर साहब ने कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके हिसाब से भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। चलो जी, अब एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, किसके, एम्पेयर सर्कुटल लॉ के एप्लीकेशन की कहाँ ये अप्लाई होता है, तो देखो बस इसका एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हेडिंग लिख लो, एम्पेयर सर्कुटल, एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्कुटल लॉ। क्या एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन, टू द प्रिंसिपल हेवन चिल्ड्रन ये नहीं, एप्लीकेशन मतलब प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्कुटल लॉ। तो कहाँ इसके एप्लीकेशन होते हैं, देखो मैं लिख रहा हूँ, नंबर फर्स्ट, टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, या ब्रैकेट में लिख दो डायरेक्ट वायर, इतना नंबर लिखने की जरूरत नहीं। नंबर टू, टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग होलो मेटालिक सिलेंडर, या थिन वायर कह सकते, या होलो वायर भी कह सकते हैं। नंबर थर्ड, टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो लॉन्ग थिक सॉलिड वायर, उसे क्या कह देंगे, सॉलिड सिलेंडर भी कह सकते हैं, चलो नंबर फोर्थ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ये पढ़ा होगा 10th क्लास में, अब अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। और नंबर फोर्थ, टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइडल सोलेनॉइड। तो भैया ये 5 एप्लीकेशन है किसके, ये एम्पेयर सर्कुटल लॉ के। तो इन 5 एप्लीकेशन के 5 डेरिवेशन होंगे, सिंपल सी बात है। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से तुम लोगों को समझा पाओ इजी भाषा में, जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो। हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन नंबर 1 से और एंड करेंगे एप्लीकेशन नंबर 5 पे। देखते हैं अगर ये 5 एक ही वीडियो में कवर होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी आपको उसका पार्ट 2, कोई दिक्कत। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, टॉपिक एंड होगा, चैप्टर एंड नहीं होगा, टॉपिक एंड होगा। फिर उसके बाद क्या देखेंगे कि फोर्स ऑन ए चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा तभी तो खींचता है। अरे जब चार्ज रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर उसे मूव करा दे तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्या तो अंदर भागेगा या बाहर भागेगा, तो उस फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, फोर्स कितना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें भैया हम एप्लीकेशन से इसके। तो एप्लीकेशन में पहले लिखते हैं टू फाइंड, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए फाइंड करते हैं पहले, है ना। ये बायो-सेवर्ट लॉ के हिसाब से फाइंड किया था हमने, अब इससे देखो कितनी शॉर्ट में आ जाएगा। बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग भी तो बहुत लंबा आया था करके, अब यहाँ देखो कितनी शॉर्ट फॉर्म में आएगा। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर with the help of एम्पियर सर्कुटल लॉ। चलो भाई, तो बिल्कुल वही फिगर बनाना है। मान लो हमारे पास क्या है, ये एक क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट तक है। यहाँ पे एक पेपर सा बना लो या तख्ती बना लो, लकड़ी की काटी, तो ऐसे बना लिया लकड़ी का गत्ता। क्या बना लिया, लकड़ी का गत्ता। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे लूप में फैलेगा, ऐसे ही तो फैलता था।
ये कितनी डिस्टेंस है, मान लो ए डिस्टेंस पर यहाँ पार्ट कितना कटेगा, dl। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, वेक्टर बी इस तरफ को, करंट की डायरेक्शन इस तरफ को, बहुत अच्छा, सेंटर ओ है। तो हमें पता है फ्रॉम बाय ACL क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अच्छा तुम्हें कुछ देखने में पता लग रहा है यहाँ, हमने चैप्टर नंबर 1 में एक गॉस लॉ नाम की चीज़ पढ़ी थी। गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए होता था और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे हम उसके हेल्प से, करते थे नहीं करते थे, वो मैंने बताया था कि किसकी शॉर्ट फॉर्म थी, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो नॉर्मल वे में फाइंड करते थे हम ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ई विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और यहाँ पे हमने फ्लक्स, वहाँ पे हमने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लगा के और गॉस थ्योरम के हेल्प से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। ऐसे ही यहाँ जहाँ बायो सेवर्ट लॉ थोड़ा कन्वेंशनल मेथड लगता है, वहीं पे ये देखो क्लोज लूप अगर हमें मिल जाए, अगर हम किसी भी डिवाइस का जहाँ पे हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसी भी कंडक्टर के अराउंड, अगर मैं क्लोज लूप पहचान लूँ वहाँ की, अगर मेरी पहचान में क्लोज लूप नहीं आ रही तो बायो सेवर्ट लॉ से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्लोज लूप पकड़ लेता हूँ तो 2-3 लाइनों में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इजीली फाइंड हो जाएगी। देखो यहाँ वहाँ अब स्टेट करंट करिंग कंडक्टर की बात चल रही थी, वहाँ पे हम बायो सेवर्ट लॉ जब हमने लगाया था तो हमने पॉइंट P मान करके यहाँ उसका एंड मिलाए थे, ∅1 एंगल ∅2 एंगल लिया था, याद होगा तुम लोगों को आई थिंक। लेकिन हमने यहाँ एक लूप पकड़ ली, मान लो लूप जो बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की लूप, इस लूप को पकड़ लो और इस लूप के अराउंड देखना है, इस लूप के अंदर की स्टडी करते हैं, इस लूप से बाहर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं लेना, इस लूप के अंदर स्टडी करते हैं। ये तो देखो करंट है ना, अराउंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस सर्कुलर लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो ये कौन से वाली करंट है, इनसाइड वाली टोटल करंट। अगर मैं ये करंट यहाँ भी फ्लो करा दूँ ना और लूप अगर ये है तो हमें इस वाली लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उससे लेना है, इस वाली करंट से कुछ नहीं लेना, ध्यान रखना बात को, ठीक है। तो भाई करते हैं काम, तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, तो गॉस लॉ के इक्विवेलेंट ही है एम्पीयर सर्कुलर लॉ होता है। चलो तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। एंगल तो तुम्हें पता है क्या होगा, 0 डिग्री होगा क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना ले लो बाहर, इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। डी एल क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसकी तो क्या होती है वो 2 पाई ए, क्योंकि ये रेडियस मानी हमने म्यू नॉट इंटू आई। तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। ड्यू टू स्टेट इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के थ्रू यही होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ 2 होता था, देखो 200 पर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ 4 भी तो होता था है ना, लेकिन यहाँ 2 है तो मतलब 200 पर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये निकल के आएगा 2i अपॉन ए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर। तो भाई ये आया, जबकि हमने बायो सेवर्ट लॉ के हेल्प से करा था तो कितना बड़ा निकल के आता, देखो यहाँ 4-5 लाइनों में तुम्हारा हो चुका। तो इन्हीं चीज़ों को अप्लाई कर, इन्हीं जगह पर अप्लाई करके एम्पीयर सर्कुलर लॉ को हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड एप्लीकेशन पढ़े भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना उसे। सेकंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, चलो नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए hollow thin metallic wire at the inside and the outside। ठीक है, on the inside and outside at a distances क्या, इनसाइड की बात चले तो उसके रेडियस से छोटी डिस्टेंस होगी, तो मतलब रेडियस बड़ी होगी तो r ग्रेटर देन a एंड और r लेस देन a रेस्पेक्टिवली। देखते हैं अभी क्या है इसका मतलब रेस्पेक्टिवली। चलो भाई ये हेडिंग है हमारी। तो क्या बात थी कि होलो थिन मेटेलिक वायर है, उसके अराउंड हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी, तो उसके अंदर और एक उसके बाहर। तो देखो ऐसे केस में बायो सेवर्ट लॉ अगर तुम यूज करने बैठ गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, जल्दी से सवाल होगा भी नहीं, तो यहाँ एम्पीयर सर्कुलर लॉ ही अप्लाई होगा। देखो कैसे, मान लो हमारे पास एक वायर है, ये रहा होलो वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो वायर मान लिया हमने, ये रहा भैया, ये है। ठीक है, अब इसकी रेडियस कितनी ले ली हमने, r, रेडियस तो r है।
अब एक पॉइंट P ले लो जो इसके इनसाइड है, पॉइंट P1, अरे ले लो आउटसाइड पॉइंट P2। पॉइंट P1 इसका एक्सिस अगर मैं करूँ यहाँ, इस एक्सिस की बात करूँ, रेडियस वाले है ना, ये एक्सिस ले लो अगर मैं, तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है A, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये A ही है, दोनों के केस में हमने A ले लिया। ठीक है, यहाँ ये कौन सा केस है, आउटसाइड वाला, और ये कौन सा केस है, इनसाइड वाला, तो दोनों पे फाइंड करनी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखो मान लो कोई होलो सर्कुलर लूप है, होलो वायर है, तो करंट कहाँ को आ रही है, करंट कहाँ को आ रही है, ऊपर को आएगी। अब करंट ऊपर को आएगी कैसे, क्या बीच में करंट आएगी ऊपर को, नहीं, बीच में करंट नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि बीच में कुछ है थोड़ी। करंट को फ्लो होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी ना, चार्ज किसी चीज़ में तो फ्लो होंगे ना, किस में फ्लो होंगे, किसी सरफेस पे, तो सरफेस का, ये तो होलो है, अंदर से तो खोखला है, तो अंदर तो स्पेस है, स्पेस पे करंट कैसे फ्लो हो सकती है, तो कहाँ पे फ्लो होगी करंट, इसके मेटेलिक सरफेस पे। जैसे मान लो ये हमारे पास मार्कर है, और ये मार्कर क्या है, होलो सिलेंडर है, तो होलो सिलेंडर है तो अंदर से मान लो होलो है, तो करंट कहाँ फ्लो होगी, इसके इस सरफेस पे तो फ्लो होगी करंट बाहर की तरफ को, इसके सरफेस पे करंट बाहर की तरफ को फ्लो होगी, अंदर कुछ नहीं है। ठीक, तो अगर मैं इसे ऊपर से देखूँ ऐसे, ये मार्कर, ये था तुम्हारा होलो सिलेंडर है ना, अगर मैं इसे ऊपर से देखूँ ऐसे, तो मुझे क्या दिखाई देगा, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई देगा जो सर्कुलर होगा। मान लो तुम्हारे लिए ये कंडक्टर कैसे रखा है ऐसे, अगर मैं तुम इसका टॉप व्यू देखोगे, तुम सामने बैठे हो मेरे, तो मैं ऐसे घुमा दूंगा, तो टॉप व्यू देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा हो तुम्हें, ये सर्कल। तो अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ, तो अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊँ, ये कौन सा टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखने वाला व्यू, और ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू जो हम सामने से देख रहे हैं। टॉप व्यू बनाओ अगर इसका, तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये सर्कुलर तो होगा, ये बीच में ये पॉइंट O कह दो, चलो है ना, पॉइंट O कह दो, सेंटर इसका, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस है R, तो एक पॉइंट P1 हमने मान रखा है अंदर ये वाला, और एक पॉइंट P2 मान रखे है बाहर ये वाला, तो ये कितनी डिस्टेंस पर है पॉइंट P A, और बाहर वाला पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है, P2 कितनी डिस्टेंस पर है, A बाहर वाले के लिए, चलो A1 कह दो, इसे A2 कह दो फिलहाल थोड़ी देर के लिए। तो समझ में आया, करंट कहाँ पे फ्लो हो रही है, बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ को आ रही है। ठीक है, अब ये होलो सिलेंडर है, एक मिनट रुक जाओ, ये होलो सिलेंडर है, इसका टॉप व्यू मैंने ऐसे बना दिया, ये रहा टॉप व्यू। देखिए अब थोड़ा सा थिक तो होगा जब होलो है, तो सारे गाँव पा, ठीक है। अब ये इसका सेंटर हुआ O, अच्छा थिकनेस निकली जी, भले ध्यान रखना, करंट ये तो वाल है, इसके सिलेंडर की ये वाल है, इस पे तो आ रही है करंट, तो बाहर की तरफ को आ रही है, क्योंकि ऊपर जा रही है, देखो यहाँ से ऊपर जा रही है ना करंट, ये आई करंट क्या जा रही है, ऐसे जा रही है आई, तो बाहर को जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो हमारी तरफ को आती होगी ना, जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो हमारी तरफ को आती हुई दिखाई देंगी, तो मतलब कैसा आ रही है, बाहर की तरफ को ऐसे, यही तो है बाहर आउटसाइड, ये करंट चारों तरफ से ऐसे आ रही है, ये आ रही है करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, करंट की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। चलो रेडियस R, ये पॉइंट P मान लो यहाँ अंदर कितनी दूरी पर है, X, ठीक, और बाहर मान लेंगे पॉइंट Q या पॉइंट P2 कितनी दूरी पर है, Y डिस्टेंस पे कह दो, चलो थोड़ी देर के लिए, बाकी सेम तो है, हम देख लेंगे क्या करना है। तो पहले हम इनसाइड केस में करेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर आउटसाइड के केस में। अच्छा, अब इनसाइड के केस में कर रहे हैं, पहले हम मान लो हम किसके केस में कर रहे हैं, टॉप व्यू बनाना, क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। इनसाइड की कंडीशन क्या है, जब क्या हो, R ग्रेटर देन X, है ना, या A क्या रखी है हमने क्वेश्चन में, A मान रखा है तो A मानो इसे, R ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए बच्चों, R ग्रेटर देन X होना चाहिए, मतलब कि A तो R ग्रेटर देन A होना चाहिए, मतलब A तो अंदर है ना, R बड़ी है तो ये बड़ी डिस्टेंस हो गई, छोटी हो गई तो R ग्रेटर देन A, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस नोटेशन का मतलब चीज़ अंदर है, और अगर मैं R लेस देन A कर दूँ तो रेडियस छोटी हो गई, वो वाला पॉइंट जो बाहर है वो बड़ा हो गया, तो मतलब कोई चीज़ बाहर की तरफ को है। ठीक है, तो अब मुझे जब इनसाइड की बात कर रहे हैं तो मुझे क्या, मैंने क्या पता है, एम्पेयर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करना है, तो पॉइंट P के अराउंड एक सर्कुलर लूप मान लेंगे इमेजिनरी, जब भी तो अप्लाई होगा एम्पेयर सर्कुलर लॉ, सर्किट मानना पड़ेगा, लूप माननी पड़ेगी, तो इसके अराउंड एक क्या मान लेंगे, लूप मान लो भाई, ये मान ली इमेजिनरी लूप। अच्छा, अब इस लूप के अंदर की स्टडी करनी है, याद रखना बाहर की स्टडी नहीं, ये क्या है, ACL एम्पेयर सर्कुलर लूप, ये लूप है, कभी लॉ कह दो, ये क्या है, AC लूप, एम्पेयर सर्कुलर लूप। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, B.dl जब भी अप्लाई कर सकते हैं एम्पेयर सर्कुलर लॉ, जब हमें लूप मिल जाएगी, क्योंकि लूप के केस में ही ट्रू है, वो भी केवल एक सिंगल लूप, अगर 1000 लूप होगी तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी हमें। ठीक है, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब क्या करेंगे, B.dl तो वो हो जाएगा B dl
कॉस थीटा वो 0, इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब ये करंट टोटल होती थी, कौन सी टोटल, किसके अंदर, इनसाइड द लूप। तो इस लूप के अंदर कोई करंट है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि करंट तो ये रहा किनारों पे, करंट तो इस किनारों पे है, ये सिलेंडर के किनारों पे तो करंट है, अंदर तो स्पेस है, करंट तो है नहीं कहीं भी। तो आई इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो रखो भैया बी डॉट डी एल इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए होलो सिलेंडर इनसाइड द पॉइंट P इज इक्वल टू 0, इनसाइड एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू 0। चलो भाई इनसाइड पे पता चला हमें, अब आउटसाइड की बात करते हैं। ये इनसाइड तो क्या लिखे, पार्ट बी, ये पार्ट कौन सा था, ए, पार्ट बी करें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, या वायर कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो भाई देखो वही ये क्रॉस सेक्शन बनाओ, बना लिया, ये रहा, करंट बाहर की तरफ को आ रही है, ये करंट बाहर ही करंट है, ठीक है ना, ये वॉल है इसकी, करंट किसकी तरफ को आ रही है, बाहर की तरफ को। चलो कितने ही दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अब जल्दी जल्दी बना लोगे तो अच्छी बात है। चलो अब रेडियस कितनी है इसकी, आर, और पॉइंट पी कहाँ पे, पॉइंट पी मान लो यहाँ पे, कितनी डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर। अब किस कंडीशन में कर रहे हैं, जब ए ग्रेटर देन आर, इस कंडीशन में कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पी के अराउंड हमें एक लूप माननी पड़ेगी, इमेजिनरी लूप, जिसे एम्पियर सर्कुटल लूप बोलते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लूप या एम्पियर्स लूप कहते हैं इसे, जहाँ पे हमें लॉ अप्लाई करना है। अब ये लूप मान ली क्या है, ये ए सी लूप, एम्पियर सर्क्यूटल लूप। अब इसके इस इनसाइड स्टडी करनी है, इसके बाहर क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं लेना। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई टोटल। तो टोटल करंट, तो बी डॉट डी एल तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई टोटल। चलो अच्छा, अब क्या करना है, देखो ज़रा यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ देखो ज़रा, अब देखो यहाँ कॉस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि टेंजेंट होगा। देखो करंट बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे करंट बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अगर मैं लूप की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, लूप के अराउंड ऐसे, बी, तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री मत कहते ना कि एंगल, ये एंगल किस किस के बीच का है, आर, वो ए और बी के बीच का 90 डिग्री है, लेकिन ये जो एंगल होता है बी और डीएल के बीच का एंगल होता है। डीएल कौन सा पार्ट है, ये वाला डीएल हिस्सा है, ये हिस्सा कौन सा है, डीएल, और डीएल और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये 90 डिग्री अलग है। कभी सच में कंबाइन कर दो कि भाई 90 डिग्री बैठ रहा है एंगल, तो कि 90 डिग्री ए और बी के बीच का एंगल है, लेकिन क्वेश्चन में फॉर्मूले में किसके बीच का एंगल है, थीटा, डीएल और बी के बीच का। तो डीएल ये बी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो 0 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, करंट कितनी होगी, इस लूप के अंदर करंट तो है ना आई, अरे लूप के अंदर ही तो है करंट आई, बाहर थोड़ी ना है, अंदर ही तो पूरा सिलेंडर रखा है लूप के, तो अंदर करंट आई हो गई, तो आई। चलो भाई ठीक है, अब डी एल कितना होगा, सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस किसकी लेते हैं, लूप की लेते हैं। लूप कौन सी है, ये वाली, इस लूप के अराउंड ही तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, इस लूप के अराउंड ही तो हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाया था। इस लूप का क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे भाई, इस लूप की सरकमफेरेंस। तो बी डी एल की वैल्यू 2 पाई ए इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, या बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कैसे हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन, और कैसे हमें सॉल्व अप्लाई करना था एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो हमें क्या देखने में पता चल रहा है, हमें पता चलता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बैठ रही है, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटता चला जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ इसके ग्राफ की, तो ये क्या हो जाएगा आर, और ये क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अब कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, ये किसको शो कर रही है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए, और ये किसको शो कर रहा है, व्हेन आर इज लेस देन ए। ये वाला रीजन आउटसाइड पॉइंट को शो कर रहा है, और ये वाला रीजन इनसाइड पॉइंट को शो कर रहा है, पॉइंट ओ कह दो। अच्छा, इनसाइड रीजन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था निकल के, हमारा 0। इनसाइड रीजन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 आया था, तो 0 बता दो भाई। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा भैया, 0। ये बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद क्या आया था, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। मतलब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो बी की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल गई मुझे, कितनी वैल्यू मिल गई पता नहीं, मान लो बी की वैल्यू में कुछ मिल गई मुझे, जो कि है बी, यही। और उसकी क्या हो जाएगी, बी घटता चला जाएगा डिस्टेंस के साथ साथ, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। तो कुछ इस तरह से हमें
ग्राफ मिलता है किस किस के बीच का, बी और आर के बीच का। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अच्छी बात है, उतार लेना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास लास्ट थर्ड एप्लीकेशन आता है उसका, लास्ट नहीं थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन कौन सा है, एक बार रुक जाइए, थर्ड एप्लीकेशन कौन सा है? चलो थर्ड एप्लीकेशन आता है हमारे पास नंबर 3, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिक सॉलिड वायर। लॉन्ग थिक सॉलिड वायर और सिलेंडर कह सकते हैं, और सिलिंड्रिकल वायर। सिलिंड्रिकल वायर मतलब बड़ा थोड़ा थिक वायर, सिलिंड्रिकल वायर। कहाँ कहाँ पे फाइंड करनी है? एक तो इनसाइड और एक आउटसाइड। किस पे? एक तो इनसाइड और एक कहाँ फाइंड करनी है? एक करनी है आउटसाइड। दोनों वही केस बनेंगे, इनसाइड और आउटसाइड। इसे देखना जरा ध्यान से। अब हमें सॉलिड, वो तो होलो सिलेंडर की बात थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें क्या बनाना है? होलो। अब हमें क्या बनाना है? होलो सिलेंडर बनाना है। सॉलिड सिलेंडर हमने बना लिया, होलो सिलेंडर नहीं बनाना, सॉलिड सिलेंडर बनाना है। होलो सिलेंडर हमने बनाया, हमने होलो सिलेंडर में देखा कि होलो सिलेंडर के इनसाइड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, होलो सिलेंडर के आउटसाइड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वो कितनी होती है हमने देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ बात? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिक सॉलिड वायर और सिलेंडर। तो बना लो भाई। पहले केस किसकी बात करते हैं? इनसाइड, इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर किस क्या केस है? जब व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए, है ना? अंदर की बात है, क्योंकि अंदर के मतलब अंदर का मामला है। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये है सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर है। अब इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही होगी? क्या बीचों बीच करंट फ्लो हो रही होगी? नहीं, सॉलिड सिलेंडर है, पूरे पे एरिया पे घिरी हुई है, तो करंट कैसे फ्लो हो रही है? पूरे एरिया पे। मतलब अगर मैं इसे छोटी छोटी पिन होती है ना सुई, कई सारी सुई मिला करके एक सॉलिड सिलेंडर बना दूं, कई सारी बहुत सारी सुई मिला करके एक सॉलिड सिलेंडर बना दूं और उसमें करंट फ्लो करा दूं, तो करंट कैसे फ्लो होगी? हर एक सुई में करंट फ्लो होगी ऊपर की तरफ को। मतलब अगर मैं स्ट्रिंग्स बना दूं कई सारी, तो यहाँ ये कई सारी स्ट्रिंग से मिलके बना हुआ है, हर एक स्ट्रिंग में करंट फ्लो होगी। मतलब करंट एक डेंस के रूप में चलेगी, मतलब करंट एक डेंसिटी बना लेगी, करंट अपनी डेंसिटी बना लेगी, क्योंकि एक कन्फाइंड एरिया को क्रॉस करेगी करंट। देखो नीचे क्रॉस सेक्शन एरिया है, जब क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट हम पास कराएंगे तो करंट केवल बीच बीच में थोड़ी ना जाएगी, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो करंट हर एक पॉइंट से निकलेगी, इसके हर एक पॉइंट से। मतलब एक डेंसिटी के रूप। डेंसिटी क्या होती है? किसी चीज का घनत्व, किसी चीज की भीड़ भाड़ कहाँ पे, तो यहाँ करंट इलेक्ट्रॉनों की भीड़ भाड़ हो जाएगी। करंट ऐसे चलेगी, एक इस वायर में, एक इस वायर में, एक इस वायर में, एक इस वायर में, अलग अलग जगह चले, क्योंकि कई सारे वायर से मिलकर बनाया है सिलेंडर। समझ में आई बात? तो यहाँ किसका कॉन्सेप्ट लगने वाला है? समझ में आया? करंट डेंसिटी का, क्योंकि करंट यहाँ डेंसिटी की फॉर्म में चलेगी, जो कि J क्या होता था? J = I/A। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा, जहाँ तक याद होगा तुम्हें। तो अगर हम बात करें यहाँ इनसाइड वाली पॉइंट की बात चल रही है, तो मान लो सिलेंडर की रेडियस कितनी है यहाँ? ये तो इसका एक्सिस है, ये रेडियस में मान लेना क्या है इसका? एक्सिस। ये करंट की डायरेक्शन मान लेना कि करंट ऐसे जा रही होगी। करंट तो भैया यहाँ सब जगह को जा रही होगी, ऐसे करंट तो भाई सब जगह को जा रही होगी, यहाँ भी जा रही है करंट और हर जगह को करंट जा रही है। बस ये अब कैसे बताओ तो ध्यान रखना। अब क्या इसकी रेडियस कितनी है भाई यहाँ से यहाँ तक? R। पॉइंट P कहाँ पे है? अंदर पॉइंट P है, कितनी डिस्टेंस पर? मान लो A डिस्टेंस पर है। अब इसका टॉप व्यू बना दो। देखो सिलेंडर रखा है ना? अब करंट ऐसे पूरे पे फ्लो हो रही है, करंट तो पूरे पे फ्लो हो रही है ना, पूरे के अंदर इसके हर एक पार्टिकल पे करंट फ्लो हो रही है, हर एक कण से करंट निकल के आ रही है इसके। अगर मैं इसका टॉप व्यू बना दूँ तो मैं ऐसे दिखाई देगा सामने का हिस्सा केवल। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू बना दूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। चलो अब सॉलिड है, ध्यान रखना होलो नहीं है। ये पॉइंट O हुआ, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? R। ठीक है, R। पॉइंट P यहाँ पे है कहीं, इसके अराउंड हमें एक सर्कुलर लूप माननी पड़ेगी, जिसे एम्पियर सर्कुलर लूप बोलते हैं। A मान लो भैया, ये मान लिया हमने। ठीक है, ये क्या है? एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप अंदर वाली ये वाली, ये एम्पियर्स लूप हो गई। अब यहाँ पे करंट देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो होता है कैसे? एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा तो क्या होगा? B.dl = μ0 × I। अच्छा, अब करंट कौन सी लेनी है? करंट लेनी है लूप के अंदर वाली, करंट लेनी है लूप के अंदर वाली। अब लूप के अंदर कितनी करंट है हमें नहीं पता, क्योंकि एरिया चेंज हो गया। एरिया चेंज हुआ तो करंट भी चेंज हो जाएगी।
क्योंकि देखो सॉलिड एरिया है, प्लेट है, एक सिलिंड्रिकल प्लेट रखी है मान लो, पीछे कुछ मतलब जैसे ये था ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है ना, अब इस पूरे एरिया पे करंट आ रही है, इस पूरे एरिया से करंट निकल के बाहर को आ रही है। अब मैंने एरिया छोटा कर दिया तो करंट तो कम हो जाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो मतलब अगर हमने करंट जो हमें जो करंट की वैल्यू मिली है आई, ये किसके लिए है, इस पूरे सिलेंडर पे जो करंट है, मतलब करंट की वैल्यू अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ तो करंट कहाँ की तरफ को है, ये बाहर की तरफ को। देखो ये अगर मैं डॉट डॉट बना दूँ, सारे सब जगह को डॉट डॉट बना दूँ तो करंट की डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, ये करंट बाहर की तरफ को आ रही है ना, ये सारे डॉट डॉट किसके डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये करंट है, अंदर भी ऐसे ही ये करंट की डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। देखो ये करंट की डायरेक्शन है सारी की सारी, ऐसे करंट आ रही है, ऐसे देख लो, सब जगह को ऐसे भीड़ भाड़ कर दो, यहाँ डेंसिटी बना दो, इसकी करंट की डेंसिटी बनाओ, जिसे बोलते हैं करंट डेंसिटी, है ना, ये ऐसे सब जगह को बना दो आराम से, ये ऐसे, ये सब जगह को ऐसे करंट आ रही है, देखो घूम करके बाहर को निकल रही है ना करंट, ठीक है। अब अंदर, अब बाहर वाली करंट टोटल तो हमें पता है कितनी है, आई है। अब अंदर वाली करंट कितनी है, जो इस लूप से निकल रही होगी, इस लूप से जो करंट निकल रही है, जो एम्पीयर सर्कुलर लूप मानी है, इस लूप से कितनी करंट निकल रही है ये तो नहीं पता ना हमें। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो तभी फाइंड कर सकते हैं ना जब हमें इस लूप से पास होने वाली करंट का पता चलेगा। तो मान लो वो करंट कितनी है, आई डैश है, उस करंट की वैल्यू कितनी है, आई डैश है। देखो यार करंट भले ही चेंज हो गई, एरिया भले ही चेंज हुआ, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, क्या, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कांस्टेंट क्यों है, हम जानते हैं जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अगर मैं बड़े वाले सर्किल की बात करूं बाहर वाले के लिए, तो आई कौन सी वाली, बड़ी वाली करंट, एरिया कौन सा वाला, बड़ा वाला। मान लो बड़ी वाली करंट थी 5 और बड़ा वाली एरिया था 5, तो करंट डेंसिटी कितनी हो गई, 1 एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गई करंट डेंसिटी। भाई अगर मैं छोटे वाले एरिया की बात करूं, छोटा एरिया किसकी बात करूं, छोटे एरिया, छोटा एरिया की बात करूं तो J जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई अपॉन ए, आई डैश अपॉन ए डैश। अब आई डैश कितना है यहाँ, आई डैश हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है बाहर वाले से कम है। आई डैश कितना है हमें नहीं पता कितना, लेकिन हमें इतना पता है कि बाहर वाली करंट से कम है, क्योंकि अंदर की बात चल रही है, और एरिया भी बाहर वाले से कम है। तो मान लो आई डैश कितना 3, तो एरिया भी उतना होगा 3, 3 से 3 कट जाएगा 1। तो देखो करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट रही ना, मतलब जितने सफिक्स में जिस हिसाब से करंट घटी, जिस हिसाब से एरिया घटा, उसी हिसाब से करंट घटेगी। तभी तो करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया है, क्योंकि करंट डेंसिटी ही कांस्टेंट है और उसी की हेल्प से हम करंट निकाल सकते हैं अंदर वाले लूप में, इस वाली लूप में, ठीक है। तो भाई करते हैं, अगर हम काम यहाँ पे स्टार्ट करें तो क्या करना पड़ेगा, पहले से इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, और यहाँ किस लूप की बात चल रही है, इनसाइड लूप की बात है, तो करंट कौन से आएगी, आई डैश ली जाएगी करंट, यहाँ पे कौन से करंट ली जाएगी, आई डैश वाली। लेकिन हमारे पास तो आई करंट है ना, तो लिखेंगे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, करंट डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। कैसे होगी, J इक्वल टू J डैश, J क्या होगा, I अपॉन A इक्वल टू J डैश कितना होगा, I डैश अपॉन A डैश। अब I अपॉन A क्या है, सर्कल का एरिया, सर्किल ही तो बन रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया होते हैं ना करंट डेंसिटी में, किसका एरिया लिया जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आई डैश अपॉन ये A डैश कौन सा, अंदर वाली लूप का एरिया, पाई ए स्क्वायर, आई पाई से पाई काट दो, आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आई डैश की वैल्यू पुट कर दो ऊपर, लिखेंगे पुट इन ACL। जब ACL में पुट कर देंगे तो B डॉट DL, B तो बाहर ले लो, DL आ जाएगा यहाँ, इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नॉट इंटू आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बी। DL किसका लिया जाएगा, सर्कुलर लूप की पैरामीटर ली जाए, सर्कमफ्रेंस ली जाएगी, किसकी सर्कमफ्रेंस ली जाएंगी, सर्कुलर लूप की। तो कितनी है, 2 पाई A इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ए से ये कैंसिल कर दो तो क्या मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए अपॉन आर स्क्वायर। तो भाई ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सॉलिड सिलेंडर आई है। क्या आई है, इनसाइड दी सॉलिड सिलेंडर। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को तो बताओ, तो भाई अभी कमेंट में बोल लेना, कमेंट में पूछ लेना, कोई भी दिक्कत होगी कहीं भी कि करंट डेंसिटी कांस्टेंट क्यों रहेगी, बता देना मैंने करंट डेंसिटी कांस्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि जितनी करंट घटेगी वो जितना एरिया घटा उतनी ही करंट घटी। जब भी तो ये दोनों रेशो है, अरे रेशो का मतलब जानते हो ना, जितनी नीचे चीज घटेगी उतनी ऊपर की चीज उसी हिसाब से बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं आउटसाइड सिलेंडर, आउटसाइड की बात करते हो, सिलेंडर तो यही बना रहना, तो अंदर के लूप को मिटा दो, अब अंदर के लूप को मिटा दो और किसके लूप की बात कर दो, देखो करंट तो ऐसे फ्लो हो रही थी ना, करंट डेंसिटी यही तो देखो, डेंसिटी कितनी डेंस हो गई है, ये है ना, यही तो करंट डेंसिटी है बाबूजी। ये O, ये R। अब यहाँ A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, अब इसके अराउंड एक सर्कुलर लूप माननी पड़ेगी हमें, इसके अराउंड भी क्या माननी पड़ेगी, एक सर्कुलर लूप मान लो, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, आउटसाइड दी लूप, क्या
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द लूप। चलो भाई लूप के आउटसाइड, या लूप कह दो या सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर कह दो। चलो भाई तो करते हैं भाई काम को स्टार्ट। तो बताओ भाई कैसे करना है। तो हमें पता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। ये आई कौन सी, लूप के अंदर वाली करंट। लूप के अंदर कितने करंट है, आई है, सिंपल। अरे पूरा वायर लूप के अंदर रखा है, अब तो करंट चेंज होने का मतलब ही नहीं है। जब पूरा वायर लूप के अंदर रखा है तो पूरे वायर की करंट ले लो, वो कितनी है, आई है, तो हमें गिवन है सीधी सी, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बी ऐसे ही ले लो, इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब डी एल ध्यान रखना सर्कमफ्रेंस किसके लिए जाती है, जिस लूप की, ये वायर के मत ले लेना 2 पाई, यार लूप है तो लूप के ले लेना 2 पाई ए इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू ए। ये आ गया भाई हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी वायर। तो आउटसाइड ये आया, इनसाइड ये आया। ग्राफ की हेल्प से समझेगी कैसे ग्राफ बनेगा इन दोनों का। तो ग्राफ अगर मैं बनाऊँ यहाँ, तो दोनों वैल्यूज हमारे पास है, आउटसाइड और इनसाइड। तो ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में, बी एंड आर, ये यहाँ और ये यहाँ। चलो सॉरी फॉर द डिले, लाइट खोल देता हूँ। चलो तो ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ, तो ग्राफ कैसे बनाना है, देखो इनसाइड आउटसाइड ये है, इनसाइड ये है, तो यहाँ से ले लो कोई पॉइंट ओ एक, ये वाली क्या आप नोट करेंगे, आर ग्रेटर देन वो ए, हाँ आर ग्रेटर देन ए, मतलब ये इनसाइड हुआ। और ये वाली क्या हो जाएगा, आर लेस देन ए, मतलब ये क्या हुआ, आउटसाइड हुआ। मतलब आर ग्रेटर देन ए तो ग्रेटर देन आर हुआ ना, तो आउटसाइड हुआ। तो देखो भाई इनसाइड के लिए क्या है, इनसाइड के लिए ये क्या होता है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, मतलब कुछ ऐसे होगा इनसाइड के लिए। उसके बाद यहाँ इनसाइड तक, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके इन्वर्स के हिसाब से, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और कर्व हो जाएगा ये ऐसे, बी इन्वर्सली 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखो अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ, यहाँ देखो ये आर के रेस्पेक्ट में ले रहे हो और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा हमें, बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, या तो तुम किसके रेस्पेक्ट में लो, या तो तुम आर के ही, यहाँ ए या ए ही लिखो, यहाँ दोनों। हम आर किसके रेस्पेक्ट में ग्राफ बना रहे हैं, आर और बी के रेस्पेक्ट में ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ किस किस के बीच बना रहे हैं, आर और बी के बीच। तो देखो ठीक से बनाते हैं, चलो बता दूं मैं यहाँ, इसमें मिटा दूं, ये तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो भाई ठीक है, ऐसे करते हैं। देखो यहाँ तो ये बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, किसके केस में है ये, इनसाइड के केस में। और आउटसाइड के केस में तो आर है ही नहीं कहीं भी। आउटसाइड के केस में कहीं आर दिख रहा है क्या तुम लोगों को, आर है कहीं, देखो कहीं आया क्या आर, कहीं बी डी एल नहीं, कुछ नहीं आया। तो आर पे डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड नहीं करता मतलब कॉन्स्टेंट। आउटसाइड के केस में तो कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब देखो यहाँ सिंपल सी बात है, आउटसाइड के केस में रेडियस पे डिपेंड नहीं करता ना मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये बी हो जाएगा और ये आर, तो ये क्या होगा ओ, ये क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, आर लेस देन ए। तो ये इनसाइड हुआ, इनसाइड के केस में आर पे डिपेंड करता है, नहीं तो कांस्टेंट होगा। आउटसाइड के केस में ये कौन सा इनसाइड, आर ग्रेटर देन ए है ना, और ये आर लेस देन ए। ये हाँ ये उल्टा कर दिया शायद मैंने, आर इनसाइड सही तो है। तो आर इनसाइड के केस में क्या होगा, देखो ये इनसाइड वाला तो ये है, तो आर के कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना इनसाइड के केस में, है ना। तो मतलब कैसे उठेगा, ऐसे, और यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो ये ग्राफ है हमारे पास, और ऐसे हम ग्राफ का आसानी बना सकते हैं। चलो ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुम लोगों के समझ में आ गए होंगे, और आई थिंक ये क्वेश्चन तुम्हें कैसे अप्लाई करते हैं एम्पीयर सर्किटल लॉ को, ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अच्छी बात है फिर तो। अब हमारे पास जो फोर्थ एप्लीकेशन बचता है वो होता है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड और टोरॉइड दो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करने के बाद हम करते हैं फिर वीडियो को ख़त्म। तो क्वेश्चन की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पर हम एम्पीयर सर्किट लॉ के बेस पे करते हैं कोई क्वेश्चन। तो उसमें कहा है कि इफ ए करंट flowing in a wire is 5 ampere, then find the intensity of magnetic field at radius of loop if radius of loop is 5 मीटर। तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या है फॉर्मूला, B इज इक्वल टू स्टेट करंट करेंगे कंडक्टर है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन ए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷
2, आई की वैल्यू कितनी है 5 और ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 से 5 काट दो, क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे हम अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लाइट भाग चुकी है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।